Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of July 2020 Saturday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is the purpose of life is a life of purpose. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Voda Idea can offer premium plans as TDSAT grants relief. जैसा कि हमने पिछले कुछ न्यूज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के प्रीमियम प्लान्स के बाद में रिलायंस जियो ने ट्राई में कंप्लेन करी थी अगेंस्ट दीज टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की जो इनके प्रीमियम प्लान्स हैं रेडेक्स और प्लैटिनम. All these plans are discriminatory in nature and they are discriminating with the other customer or with the existing customer. और जियो की उस कंप्लेन के बाद ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को डायरेक्शंस दिए थे कि वो अपने रेडेक्स और प्लैटिनम प्लान को होल्ड पे रख दें या सस्पेंड कर दें. और ट्राई ने भी यही रीज़न साइट किया था कि ऑल दीज प्लान्स आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर और द नॉर्मल कस्टमर. उसी डायरेक्शन को लेकर के वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT में गया था और ट्राई के इस डायरेक्शन को चैलेंज किया था. कल TDSAT ने फर्स्ट हेयरिंग में वोडा आइडिया को इंटरिम रिलीफ देते हुए जो प्रीमियम प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने की ऑफर करने की परमिशन दे दी है. तो जो डायरेक्शन दिया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने in order to hold or suspend the premium plans by Vodafone Idea and Bharti Airtel, उस डायरेक्शन को TDSAT ने रिवोक कर दिया. और TDSAT का जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे TDSAT ने रिवोक किया? TDSAT ने कहा कि ट्राई का जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शन है, दैट एक्चुअली लैक्ड प्राइमा फेसी रीज़न. प्राइमा फेसी रीज़न मीन्स पहले या फर्स्ट साइट में देखने पर ऐसा कोई रीजनेबल रीज़न या कॉज नहीं दिखता जिसकी वजह से ट्राई ने ये डायरेक्शन दिया. ट्राई इज फेल टू प्रूव दैट वाई ट्राई हैज सस्पेंडेड ऑल दीज प्रीमियम प्लान्स. तो लैक ऑफ प्राइमा फेसी रीजंस, TDSAT हैज गिवन द नोट फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज प्रीमियम प्लान्स टू वोडाफोन आइडिया. अभी तक ये जो प्लान एग्जीक्यूट करने का जो ऑर्डर है ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया को मिला है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ही ट्राई के इस डायरेक्शन के अगेंस्ट TDSAT में गया था. भारती एयरटेल ने अभी तक कोई मूव नहीं लिया है. तो इट इज़ नॉट क्लियर कि जो ये प्लान आया है जो डायरेक्शन आया है, वर्डिक्ट आया है TDSAT का, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन भारती एयरटेल प्लैटिनम प्लान एज वेल और नॉट. और अभी भारती एयरटेल की तरफ से भी कोई भी क्लियरेंस नहीं आया कि भारती एयरटेल ट्राई के इस डायरेक्शन को लेकर के TDSAT में जाएगा या इस प्लान को ट्राई भी सस्पेंड कर देगा. नवंबर 2019 में वोडाफोन ने अपना एक प्रीमियम प्लान रेडेक्स के नाम से एक प्रीमियम प्लान चलाया था फॉर देयर हाई एंड पोस्टपेड कस्टमर. एंड अंडर दिस प्लान Vodafone Idea was offering unlimited local and STD calls to their customer, unlimited data up to 50% higher speed than normal customers, and premium customer services with Netflix subscription. तो इतनी सारी एडिशनल सर्विसेज थी जो कि रेडेक्स प्लान में वोडाफोन ऑफर कर रहा था अपने हाई एंड पोस्टपेड कस्टमर को. और यही सेम पैटर्न पर एयरटेल ने भी अपना प्रीमियम प्लान एग्जीक्यूट किया था जिसको आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा, प्लैटिनम सिम और प्लैटिनम प्लान ऑफ भारती एयरटेल. और इन्हीं दोनों प्लान्स के अगेंस्ट रिलायंस जियो ने ट्राई में कंप्लेन करी थी कि दीज सॉर्ट ऑफ प्लान्स आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. अगर हम बात करें रेडेक्स प्लान की, जो वोडाफोन आइडिया का प्लान है, तो जून में उसके अप्रॉक्सीमेटली 1,27,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. हालांकि इट इज़ अ बिग रिलीफ टू वोडा आइडिया दैट TDSAT हैज़ गिवन द इंटरिम रिलीफ फॉर ऑल दीज प्रीमियम प्लान्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4. हेल्थ स्पेंडिंग ड्रॉप 50% इन May. Country is grappling with the COVID-19 pandemic and since last few months the health expenditure of state as well as center government was increasing. And because of that increasing health expenditure, health infra expenditure, government was borrowing
from the market. But in the recent data released by Controller General of Accounts, it has seen that government health expenditure dropped almost 50% in May year-on-year basis after seeing a bump in April, and that decrease, 50% decrease in the month of May is quite surprising to experts. अप्रैल तक वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था, सडनली मई के महीने में 50% ड्रॉप देखा गया है हेल्थ एक्सपेंडिचर में इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर में, and sequentially the decline has been approximately 70%. और अगर हम क्वांटम के टर्म्स में बात करें, नंबर के टर्म्स में बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस ईयर के मई मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 3,948 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया, जो कि पिछले साल मई के मंथ का जो एक्सपेंडिचर था वो 7,816 करोड़ था. तो जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% लेस देन द मई 2019. हालांकि अप्रैल के मंथ में ये जो एक्सपेंडिचर था ये 200% टाइम हायर था इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 19. अगर हम अप्रैल मंथ की एक्सपेंडिचर की बात करें तो अप्रैल मंथ में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 12,930 करोड़ का एक्सपेंडिचर हेल्थ पर किया है, जो कि पिछले साल अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 4,327 करोड़ था. तो अप्रैल मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो 200% ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया. वही मई के मंथ में 50% ड्रॉप इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग इन नेचर. अगर हम डेटा की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आप देख सकते हैं ये डेटा पिछले अप्रैल 2019 का एक्सपेंडिचर का डेटा है और ये अप्रैल 2020 के एक्सपेंडिचर का डेटा है. जो ग्रोथ देखी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स ग्रोथ है. हर चाहे वो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो केवल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक्सपेंडिचर हो. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में तो अप्रॉक्सीमेटली 500 टाइम्स या 500% का ग्रोथ देखा गया है. लेकिन अगर हम मई महीने की बात करें, मई मंथ की बात करें, वी कैन ईजिली सी द एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, all have increased their health expenditure and that is approximately 50% in comparison to May 2019. तो इस तरह का डेटा एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है कि अगर जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रीजनेबली और रैशनली इंक्रीज होना चाहिए. ये सडनली इतना ज़्यादा ड्रॉप अगर आ रहा है हेल्थ एक्सपेंडिचर पर, हेल्थ इंफ्रा एक्सपेंडिचर पर, तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बिकॉज द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग. और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो गवर्नमेंट किस तरीके से कोविड-19 की पैंडेमिक को कंट्रोल करेगा, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3. स्टेट्स बोरोइंग जंप 76% टू ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन दिस ईयर. कोविड-19 की वजह से, इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से, इंक्रीजिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर, all these are causing massive revenue loss to state governments as well. और इस revenue loss की वजह से और अपने health expenditure को fulfill करने की वजह से, अपनी social security schemes को, health programs को finance करने के लिए state governments को भी अपने को market से borrowing करनी पड़ रही है. And as per CARE, the lockdown have front-loaded their borrowings by whooping 76% so far this fiscal year to 1.93 ट्रिलियन. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो इंक्रीज कर दिया है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल. खुद के लिए भी इंक्रीज किया है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंक्रीज कर दिया है अप टू 5%, जो कि पहले 3% था फिजिकल डेफिसिट का टारगेट. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट इंक्रीज कर दिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ प्रोग्राम्स पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है,
और इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से, लोकल लॉकडाउन की वजह से रिवेन्यू लॉस हो रहा है, उस रिवेन्यू लॉस को फुलफिल करने के लिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए अब मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग पर डिपेंड कर रही हैं। एंड एज पर द केयर रिपोर्ट दैट मार्केट बोरोइंग हैज इंक्रीज अप टू 1.93 ट्रिलियन। तो गवर्नमेंट ने भी वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू कैश फ्लो मिसमैच को मैनेज करने के लिए परमिशन दे दी है, फ्रंट लोडिंग के लिए भी परमिशन दे दी है, जिसकी वजह से जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो मार्केट बोरोइंग्स पर जा रही हैं। और अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया पर, उन पर अब डेट भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी जुलाई तक की सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिला करके जिन सबने बोरोइंग्स करी हैं, एडिशनल बोरोइंग्स ली हैं बाई वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उन सबको मिलाकर 76% का इंक्रीमेंट देखा गया है इन कंपैरिजन टू लास्ट फिस्कल ईयर। तो अभी केवल 6 मंथ ही निकले हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर के, और अगर फिस्कल ईयर की बात करें तो केवल एक क्वार्टर निकला है। फर्स्ट क्वार्टर में ही केवल 76% का इंक्रीमेंट देखा गया है फॉर स्टेट्स मार्केट बोरोइंग, एंड दैट इज द ह्यूज अमाउंट कि अभी एक ही क्वार्टर निकला है और जितनी भी मार्केट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने मार्केट बोरोइंग्स को फ्रंट लोड करके ऑलरेडी 76% की हायर मार्केट बोरोइंग रजिस्टर कर चुकी हैं। तो जो अपकमिंग क्वार्टर हैं, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, उसके एक्सपेंडिचर कैसे मीट आउट होंगे और क्या स्टेट गवर्नमेंट और ज़्यादा बोरोइंग करेंगे, क्योंकि एग्रेसिव बोरोइंग की वजह से जो आउटस्टैंडिंग डेट है सारी स्टेट्स पर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इतना इंक्रीज हो गया है कि जो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो जस्ट डबल हो गया है। डबल कितना? 52.6 ट्रिलियन, and it is still growing with the annual rate of 14.3%। तो फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से जो बोरोइंग कर रही हैं उनका जो डेट है, आउटस्टैंडिंग डेट है, वो 14.3% की रेट से ग्रो कर रहा है एनुअली। और अगर यही हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर का भी आउटस्टैंडिंग डेट है जो पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में, और पिछले 5 सालों में जस्ट डबल हो गया। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सेंटर का जो आउटस्टैंडिंग इंटरनल डेट है उसका रेट 10% ही है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है 14.3% के एनुअल रेट से ग्रो कर रहा है उनका आउटस्टैंडिंग डेट, वेयर एज इन केस ऑफ सेंटर द रेट इज ओनली 10%। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जनरली सेंटर के पास बहुत ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन के ऑप्शंस होते हैं। मैक्सिमम टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो सेंटर पर डिपेंड करती हैं फॉर फाइनेंशियल हेल्थ और रिवेन्यू। दैट इज वाई सेंटर गवर्नमेंट को कम लोन लेना पड़ता है या कम मार्केट बोरोइंग करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। जैसा कि हम बात करें जीएसटी में भी यही हुआ था। जीएसटी में जब जीएसटी का नया लॉ आना था उस समय सभी स्टेट गवर्नमेंट, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो कि एक्चुअली बीजेपी रूल नहीं थी या एंटी पार्टी थी सेंटर पार्टी की, उन सारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपोज किया था इनिशियली जीएसटी को। क्यों? क्योंकि जीएसटी में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स स्टेट के हाथों से लिया जा करके सेंटर के हाथों में जा रहा था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी कि उनका जो टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू है वो एक्चुअली सेंटर गवर्नमेंट के पास जाए। इसीलिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी जीएसटी के लिए। हालांकि बाद में स्टेट कॉम्पनसेशन का प्रोविजन लाया गया जिसमें सेंटर गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 साल तक अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिवेन्यू लॉस होता है बिकॉज ऑफ जीएसटी तो वो रिवेन्यू लॉस को सेंटर अपने कलेक्शन से, सेस कलेक्शन से फुलफिल करेगी। तो काफ़ी सारे नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन के बाद जीएसटी आया था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिवेन्यू कलेक्शन के ऑप्शंस हैं जो केवल सेंटर गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होते। तो मैक्सिमम टाइम सेंटर गवर्नमेंट वर्क एज अ फाइनेंसर फॉर स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए जो ये रेट है, आउटस्टैंडिंग डेट का जो रेट है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास का रेट ज़्यादा है 14.3% इन कंपैरिजन टू सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट का केवल 10% है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती हैं एडिशनल रिवेन्यू के लिए, एडिशनल कॉम्पनसेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, सेंटर डिसबर्स नहीं करता उस अमाउंट को। तो अपनी खुद की स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स पर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका आउटस्टैंडिंग डेट का जो रेट है वो सेंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है।
तो जिस तरह से आउटस्टैंडिंग डेट बढ़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो अब स्टेट गवर्नमेंट डुअल चैलेंज फेस करेंगे। पहला चैलेंज ऑलरेडी जो कोरोना वायरस को लेकर के जो हेल्थ क्राइसिस जनरेट हुई है वो, और दूसरा अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने जितना भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो भी उसके भी एंड पर आ गए हैं। एडिशनल जो बोरोइंग करी थी वो भी अप्रोक्सीमेटली 76% तक हो चुकी है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, इवन इन द फर्स्ट क्वार्टर ओनली। तो आगे आने वाले जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं या जो अदर नॉर्मल प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, दैट इज द चैलेंज दैट एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू फेस। और अगर टोटल डेट की बात करें तो 72% ऑफ टोटल डेट इज ऑफ द टॉप 10 स्टेट। तो टॉप 10 स्टेट्स ऐसे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 72% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल डेट का। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग और डेट में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से ज़्यादा हिट हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो ऐसे स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स करी हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स एंड बोरोइंग एज वेल बिटवीन द स्टेट्स। और जिसमें जो टॉप लिस्ट पर है वो यूपी स्टेट है। सो द लिस्ट इज एक्चुअली लेड बाय उत्तर प्रदेश विद एन आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 6 ट्रिलियन। तो सबसे ज्यादा जो डेट है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अगर किसी स्टेट पर है तो दैट इज यूपी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डेट आउटस्टैंडिंग डेट हुआ है ये इसी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। ये डेटा पिछले 5 सालों का डेटा है। तो पिछले 5 सालों में जितनी भी जो भी डेट या बोरोइंग्स करी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उसका कंपाइलेशन है। हालांकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 1 तक 76% का इंक्रीमेंट देखा गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो अब जिस तरह से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस तरह से बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, आउटस्टैंडिंग डेट बढ़ रहा है, फ्यूचर में इकोनॉमी के लिए इट्स अ वेरी निगेटिव साइन। और जैसा कि कल हमने डिस्कस भी किया था डे बिफोर यस्टरडे कि डिमांड कम है, इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है इन केस ऑफ फूड एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर्स है एक्सपोर्ट के लिए कि डिमांड है नहीं मार्केट में, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या कंट्री इंडिया स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में जा रहा है। तो डिमांड, इन्फ्लेशन, एडिशनल बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग डेट, decreasing revenue sources, localized lockdown, all these are indicating a very challenging future for Indian economy. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 given on पेज नंबर 6। India lifted record 273 million out of poverty in 10 years। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ है। कोरोना पैंडेमिक के बीच में देयर इज़ अ लाइट ऑफ होप। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, इंडिया हैज़ मूव्ड अप्रॉक्सीमेटली 273 millions from multi-dimensional poverty between 2005 to 2016। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने कंबाइंड पब्लिश करी है। और इस रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने 75 कंट्रीज़ पर स्टडी की है, जिसमें ये रिजल्ट निकल कर आया है कि 76 कंट्रीज़ ने, आउट ऑफ 75 स्टडीड कंट्रीज़, 65 कंट्रीज़ ने अपने टेरिटरी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। मीन्स 75 से 65 कंट्रीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2019 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, जिसमें इंडिया ने लिस्ट को टॉप किया। इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 273 मिलियन इंडियंस को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिमूव किया है। इट मीन्स आप सिंपली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। नंबर ऑफ पीपल्स फॉलिंग अंडर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैटेगरीज आर रिड्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 2005 टू 2016। इसके लिए इंडिया को एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। अब यहाँ पर आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे UNDP क्या है, व्हाट इज UNDP और UNDP का मैंडेट क्या है, बेसिक क्या काम करते हैं ये लोग। और जो दूसरा कंसेप्ट है दैट इज
मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पावर्टी क्या होता है, तो मैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। एक टर्म होता है पावर्टी। अगर हम पावर्टी बोलते हैं तो पावर्टी बेसिकली लैक ऑफ मनी और इनसफिशिएंसी ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं पावर्टी। लेकिन जब ये वर्ड मल्टी डायमेंशनल पावर्टी यूज होता है तो इसका मतलब होता है देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ डेप्रिवेशन दैट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय द पुअर पीपल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी। केवल एक पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी की वजह से जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो अदर इसेंशियल सर्विसेज को, अदर डेप्रिवेशन को भी एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड पुअर लिविंग एरिया, अदर इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स and so many. So poverty is simply the lack of money, but multi-dimension means multi plus dimensional, अलग अलग different perspective से poverty को face करना। तो most of the country around the world define poverty as a lack of money, but actually poor themselves consider their experience of poverty much beyond this lack of money. तो पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, लिटिल स्कूलिंग, वायलेंस, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, ये सारी भी प्रॉब्लम है जो कि एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फेस करती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी। तो केवल अगर एक फैक्टर पर फोकस किया जाए मनी पर तो वी विल नॉट एबल टू कैप्चर द रियल पावर्टी। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द ट्रू पिक्चर और द ट्रू रियलिटी ऑफ द पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी टर्म इज यूज्ड। किसी को केवल पैसे की कमी ही एक पावर्टी नहीं होती, अदर चीज़ें भी पावर्टी होती हैं या अदर डेप्रिवेशंस भी पावर्टी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कई बार ऐसा देखा भी गया है इवन रिसर्चर्स में भी कि अगर आप पावर्टी को सिर्फ लैक ऑफ मनी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और पुअर सेक्शन को आपने कुछ मनी दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो दे अगेन फॉल टू द ट्रैप ऑफ पावर्टी। थोड़े टाइम के लिए तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, उनकी न्यूट्रिशन कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ द अदर डेप्रिवेशन दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, थ्रेट और वायलेंस, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर हेल्थ, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो सेक्शन दोबारा से पावर्टी की लाइन में फॉल कर जाएगा। इसीलिए पावर्टी को अच्छी तरीके से टैकल करने के लिए, रियल पिक्चर को शोकेस करने के लिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को प्रॉपरली इन्फ्यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंटेड करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पावर्टी टर्म यूज़ होता है। तो एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया टॉप द लिस्ट फॉर द पीरियड बिटवीन 2005 टू 2016। हालांकि जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, इसको MPI भी बोलते हैं, इसमें 50 कंट्रीज़ ने पावर्टी में भी रिडक्शन रजिस्टर किया है। ऑलमोस्ट 50 हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पावर्टी। पार्टी में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ ने अमंग 75 कंट्रीज़, 50 countries have registered the decrease in the number of people living in poverty, and this data somewhere indicating that whatever plans India, whatever social welfare plans and policies India is actually implementing is effective at ground level। भले ही effect धीमे धीमे हो, but actually ये effect visible हो रहा है for a longer period of time, and that is the good news amid coronavirus pandemic। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 12। FPI रजिस्ट्रेशन डिप एज पैंडेमिक हर्ट सेंटिमेंट। कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हो, दोनों ही लेवल पर इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के, रिसर्च एजेंसीज़ के, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया कि ICRA ने अपने एस्टिमेशन को रिवाइज करके 9.5% का कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट किया है फॉर इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो इन सारे प्रोजेक्शंस की वजह से, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से,
लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट के जो एफडीआई एफपीआई को जो लेकर के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन है वो जून के क्वार्टर में फॉल किया है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, इट्स वेरी कॉमन टर्म, बट थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस न्यूज़ को समझने के लिए ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब किसी भी कंट्री में बाहर के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली दो फॉर्म्स में कर सकते हैं। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझें, अगर बाहर से कोई अमेरिका से या यूरोप से एक कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसा लगाना चाह रहा है, तो वो दो तरीके से लगा सकता है, या तो वो एफडीआई के थ्रू आए या एफपीआई के थ्रू आए। एफडीआई जैसा कि हम सभी जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो नाम से पता चला है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, आइदर बाय ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब या तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉइंट वेंचर के थ्रू एंटर करेंगे, या किसी पर्टिकुलर कंपनी की कोई स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट या उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई स्ट्रैटेजिक पार्ट या उस पूरी कंपनी को ही खरीद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंडिया में आते हैं, लैंड खरीदते हैं, मशीन लगाते हैं, इरेक्शन करते हैं, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के बाद। तो इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, कि कोई किसी थर्ड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली आए, लैंड एक्विजिशन किया, बिल्डिंग मशीनरी इरेक्ट करी, रिक्रूटमेंट किया, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। दैट इज दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट किसी अदर कंपनी में, थर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना, उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट करना, इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ये एफडीआई के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है। एफपीआई क्या होता है? बेसिकली एफपीआई में ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उनको इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस ग्रोथ से प्रॉफिट तो अर्न करना है, बट दे डू नॉट वांट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप देखें तो एफडीआई जनरली लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये कंपनीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो कैसे? अब जो कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनके सर्टेन असेट्स, जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड में, कैश इक्विवेलेंट्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, रादर देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी, डायरेक्टली बाइंग एनी फिजिकल असेट। तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन बताएं तो अब foreign portfolio investment is a grouping of assets such as stock, bonds, shares, cash equivalents, debentures, etc. Basically, portfolio investments are held directly by an investor or managed by financial professionals. तो अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो एलिजिबल होता है फॉर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट और अदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है इन कंपैरिजन टू एफडीआई, इसीलिए कई बार इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं हॉट मनी लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाएं इट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। हॉट मनी क्यों कहता है? जैसे ही इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है वैसे ही जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआई इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआई होते हैं, ये इमीडिएटली अपने स्टॉक और अपने शेयर्स को सेल आउट करके इकोनॉमी से बाहर या अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा फिक्स टाइम नहीं होता। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो होता है वो इमीडिएटली, अगर उन्हें लगा कि जैसे ही इकोनॉमी डाउन होने वाली है या इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस जो हैं वो निगेटिव हैं, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इमीडिएटली अपने असेट्स को, अपने पोर्टफोलियो के सेल करके इंडियन इकोनॉमी से बाहर निकल जाएंगे। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, और दिस टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज हॉट मनी। ये आप याद रखें, कहीं कभी कभी किसी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे रेटिंग एजेंसीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन आरबीआई तक ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको निगेटिव टेरिटरी में प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वजह से
जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन है इंडिया में वो फॉल कर रहा है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग इंडिया विद अ पॉजिटिव सेंटिमेंट. न्यू मंथली रजिस्ट्रेशन एवरेज मोर देन 100 दिस ईयर अंटिल अप्रैल तक तो ये 100 था. क्यों ऐसा था? क्योंकि अप्रैल के बाद ऐसे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी जब भी रिज्यूम होगी, अनलॉक क्योंकि स्टार्ट हो गया था अप्रैल के लास्ट वीक तक से, या अजम्पशंस आ गए थे कि अनलॉक शुरू हो जाएगा मई के मंथ में, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स थे इन्वेस्टर्स के वो पॉजिटिव थे इंडियन इकोनॉमी को लेकर के. क्योंकि कई सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये अज्यूम किया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि जब भी इंडियन इकोनॉमी रिज्यूम करेगी, रीओपन होगी, अनलॉक होगी, तभी इंडियन इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी. तो इन्वेस्टर्स वर क्वाइट पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल. तो उस समय तक तो एफपीआई के रजिस्ट्रेशन जो थे वो ठीक थे, नॉर्मल थे, 100 थे अप्रॉक्सीमेटली. एवरेज जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 था. लेकिन मई के बाद जून में जिस तरह से लोकलाइज्ड लॉकडाउन होने लगे, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, और अब तो ये सिचुएशन आ गई जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दे आर नाउ रिवाइजिंग देयर प्रीवियस एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से मई और जून के मंथ में सडन फॉल देखा गया है एफपीआई रजिस्ट्रेशन में. मई के मंथ में 17 था और जून के मंथ में 35. हालांकि जुलाई में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट था कि जून तक कुछ इकोनॉमी ओपन हो गई है, लेकिन दैट इम्प्रूवमेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट. लास्ट 2 वीक्स में तो कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 28 रजिस्ट्रेशन हुए हैं एज पर द प्राइम डेटाबेस शोज. हालांकि इसके पीछे एक और रीज़न भी स्टेट कर रहे हैं एक्सपर्ट, ये कह रहे हैं कि एफपीआई के जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं चाइना को लेकर के, चाइना की वजह से जो एफडीआई एफपीआई के नॉर्म्स चेंज हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है. तो कई सारे जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न. तो हो सकता है जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो आगे आने वाले 2-3 मंथ्स में क्लियर करे जाएं, तो ये नंबर जो मई और जून और जुलाई का नंबर है ये बढ़ भी सकता है. बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, वर्क फ्रॉम होम, volatile stock market, redemption pressure, all these are the compelling factors that actually compelling the investor to defer their new investment plans. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इवन सबमिशन प्रोसेस को, अप्रूवल प्रोसेस को कुछ ज़्यादा इजी कर दिया है. उस इजी प्रोसेस के बाद भी अब क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्कैन्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन. उसकी बावजूद भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया है न्यू एफपीआई रजिस्ट्रेशन में. स्टूडेंट माइंडेड, दिस इज़ न्यू एफपीआई रजिस्ट्रेशन. हालांकि जो जुलाई के मंथ में जो कुछ सर्ज देखा गया है, कुछ इम्प्रूवमेंट देखा गया है फॉर एफपीआई रजिस्ट्रेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ अनलॉक मोड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज एक्चुअली रिज्यूमिंग. बट एक्सपर्ट का यह भी ओपिनियन है कि जिस तरह से इकोनॉमिक लोकल लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन को कर रहा है, तो हो सकता है ये एफपीआई रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा फॉल करे. तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं. अब चूंकि सिक्योरिटी स्कैन भी बढ़ गया है, उसकी वजह से भी कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग है. इन्वेस्टर्स भी थोड़े कॉशियस हैं इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इसीलिए उन्होंने अपना प्लान जो है वो डिफर कर रखा है थोड़े टाइम के लिए. बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये कहा जा सकता है कि जो न्यू एफपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं. एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एक्चुअली इंटरप्लेइंग द रोल. और अगर हम नंबर्स की बात करें तो देख सकते हैं जनवरी 2019 से जुलाई 2019 का नंबर दिया हुआ है फॉर न्यू एफपीआई रजिस्ट्रेशन. तो मई जून के मंथ में आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है फॉर न्यू एफपीआई रजिस्ट्रेशन. हालांकि अप्रैल तक ये 107 था, बट मई में ये 17 और जून में 35 रह गया. हालांकि जुलाई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है फर्स्ट 2 वीक्स में, बट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दैट इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू सिग्निफिकेंटली चेंज. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. टाटा सन्स टू इन्फ्यूज फंड्स इनटू कोविड हिट कंपनीज. Tata Sons, the holding company of Tata Group, on Friday decided to infuse more cash into group's entities that are actually impacted and worse hit by the coronavirus
पैंडेमिक। तो अब टाटा सन्स अपनी उन सारी कंपनीज पर और ज़्यादा मनी इन्फ्यूज करने जा रहा है जो बेसिकली कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। और कौन कौन सी इसमें ऐसी कंपनीज हैं? एयरलाइंस, होटल्स, हाउसिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल्स में जितनी भी कंपनीज है टाटा की, उसमें अब इनिशियली टाटा ज़्यादा फाइनेंस इन्फ्यूज़ करेगा ताकि वो सारी कंपनीज इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से की रिसेशनरी कंडीशन से सेल आउट हो सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। LIC एक्सपेक्ट स्टेडी ग्रोथ इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय Q3। So state-owned life insurance corporation, that is LIC, is expecting the sector it operates in to post steady growth in new business premium by the end of December quarter, that is Q3 of financial year 21, assuming the economy bounce back। तो LIC एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले Q3 में, फाइनेंशियल ईयर के Q3 में LIC का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो इंक्रीज करेगा। अगर हम इस फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की, तो इसमें LIC का जो NBP है, न्यू बिजनेस प्रीमियम है, वो 18.64% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट LIC की एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले Q3 तक LIC का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो रिज्यूम कर जाएगा विद द रिज्यूमिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस कोरोना वायरस पैंडेमिक और इकोनॉमिक डोलड्रम की सिचुएशन से टाइड ओवर करने के लिए LIC ने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। LIC ने अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इन इक्विटी मार्केट, बेसिकली इन ब्लू चिप्स कंपनीज। और मैक्सिमम जो फोकस है वो लार्ज कैप कंपनीज पे, जिससे कि जो सेक्टर इम्पैक्टेड जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको अवॉइड किया जा सके। सो LIC डज नॉट एक्सपेक्ट मेजर डिफॉल्ट्स इन डेट पोर्टफोलियो। Apart from all that, LIC has also added approximately 30,000 agents to its agency force। तो इतना ज़्यादा वर्कफोर्स भी ऐड किया है LIC ने। That is why LIC is actually expecting improvement in NBP in Q3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, व्हाट आर दीज ब्लू चिप कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वुमेन लॉस ट्वाइस एज मैनी जॉब्स एज मैन। तो एज पर वन स्टडी, जो जॉब लॉस हुआ है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की सिचुएशन में, उसमें फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो फीमेल वर्कफोर्स हैं, उसने ज़्यादा जॉब लॉस फेस किया है इन कंपैरिजन टू मैन। द परसेंटेज ऑफ जॉब लॉसेस एमंग वुमेन इज 23% इन कंपैरिजन टू देयर 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इन टोटल वर्कफोर्स। तो फीमेल का जो टोटल वर्कफोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 20%, और जो जॉब लॉस हुआ है फीमेल का वो 23%। तो ये रिपोर्ट मैकिन्से ने पब्लिश करी है, एंड एज पर दिस रिपोर्ट जेंडर बायस इज क्वाइट एविडेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉसेस। आई होप मैनेजमेंट के स्टूडेंट जानते होंगे मैकिन्से एंड कंपनी क्या है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि मैकिन्से ने कौन सा फ्रेमवर्क दिया था जो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है मैनेजमेंट स्टडीज़ में। एक मॉडल दिया था मैकिन्से ने जो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, चेंज मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो एज पर द मैकिन्से रिपोर्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनइक्वालिटी इज स्ट्राइकिंग इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। और अगर ये इशू एड्रेस नहीं किया जाता है तो दैट विल इम्पैक्ट द GDP ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2030। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। यस बैंक्स FPO सेल्स थ्रू। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि यस बैंक इज गोइंग टू रेज द कैपिटल बाई इशूइंग द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दैट इज FPO। तो यस बैंक का FPO जो मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन 90% का लेवल तो क्रॉस कर गया, बट जो एक्चुअली डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड फॉल शॉर्ट करी है फॉर 15,000 करोड़ मार्क। तो बहुत ज़्यादा रश नहीं देखा गया या अट्रैक्शन नहीं देखा गया टूवर्ड्स यस बैंक FPO। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, द FPO जनरेटेड बिड फॉर 8.5 बिलियन शेयर्स, 93% ऑफ the 9.1 billion on offer, and if the FPO is priced at lower end, that is rupees 12 to 13 band, the lender will be able to mop up approximately 14,270 crore, including the 4,100 crore worth of shares allotted to anchor the investors on Tuesday। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं रहा, बट एनी हाउ द यस बैंक्स FPO हैज सेल थ्रू।
तो जो मार्कअप रिक्वायरमेंट था, जो सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट था 90% का मैंडेटरी, वो तो क्रॉस हो गया, बट जो डिमांड फेल शॉर्ट ऑफ ₹15,000 crore mark, and bank is still struggling to reach the full subscription mark. And you can see the breakup कि institutional investors कितने से, HNI, retail और employee investors. This is the breakup of Yes Bank's FPO as of July 17. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, FPI रजिस्ट्रेशन डिप एज पैंडेमिक हर्ट सेंटिमेंट. यहाँ पर आप FPI, QPI इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. Vocabulary of the day, reeling. Reeling means चकराना, डगमगाना, लड़खड़ाना. All these are the synonyms of reeling. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, student. Please like, share and subscribe. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Thank you so much.